Hello students, welcome back to Prepon. In the last lecture we covered a few articles about the education and health. Article 45, Article 45, 46 and 47. 45 में हमने पढ़ा कि बच्चों की शिक्षा का इंतज़ाम करना चाहिए और 86 अमेंडमेंट एक्ट से उसमें जो 14 साल लिखा था उसे 6 साल कर दिया गया, क्योंकि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए वो फंडामेंटल राइट बन गया है। 6 साल तक से नीचे के बच्चों के लिए अभी भी शिक्षा फंडामेंटल राइट नहीं है। और नई शिक्षा नीति 2020 की आई है, उसमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था की गई है कि वोकेशनल एजुकेशन भी साथ साथ चले और जितनी शिक्षा जिसने ग्रहण की है वो वेस्ट ना जाए, जितने उसने क्रेडिट कमाए हैं उतनी शिक्षा का सर्टिफिकेट उसको दे दिया जाए ताकि एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े। एम्प्लॉयबिलिटी का बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे यहाँ। हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अगर नहीं पढ़ेगा, नहीं अगर ठीक से स्किल्ड होगा तो वो डेमोग्राफिक लाइबिलिटी बन जाएगा, जो एसेट है वो लाइबिलिटी बन जाएगा। आर्टिकल 46 में हमने वीकर सेक्शंस की बात की और ये भी बताया कि वीकर सेक्शंस में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बन गई है, जो आर्टिकल 15 क्लॉज 6, 16 क्लॉज 6 में एक नया आर्टिकल ही ऐड कर दिया गया ताकि वीकर सेक्शंस के लिए अब जो रिजर्वेशन है एम्प्लॉयमेंट में और अदर चीज़ों में वो एक फंडामेंटल राइट बन जाए। 47 कहता है परमानेंट पब्लिक हेल्थ के लिए काम किया जाए और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स या ड्रग्स वगैरह हैं उनको प्रोहिबिट करने की कोशिश की जाए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधारा जाए, लोगों को पोषण दिया जाए, उनकी डाइट अच्छी हो, किसी तरीके से उस पर योजना बनाई जाए, राशन दिया जाए, फ्री राशन दिया जाए और उनकी सेहत के लिए काम किया जाए। आयुष्मान योजना है या वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी जो फ्री हुआ है लोगों के लिए, वो भी इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं। आर्टिकल 47 पब्लिक हेल्थ के लिए काम करने के लिए कहता है। अब आगे बढ़ते हैं, डीपीएसपी हम डिस्कस कर रहे हैं। आर्टिकल 48 एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का। वो कहता है हमारे देश की 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन या एग्रीकल्चर में काम करती है। तो ये आर्टिकल कहता है कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री ऐसे की जाए, मतलब मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स पे की जाए ताकि उससे निकलने वाला फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। मैंने आपको बताया आर्टिकल 48 में क्या मकसद है। 48 आई मीन डीपीएस पार्ट 4 में क्या मकसद है। मकसद ये है कि लोगों का वेलफेयर हो और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं भारत में, एग्रीकल्चर में सम्मिलित हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। तो हमारा जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है और पशुपालन है, ये हम करते तो हैं लेकिन इस तरीके से करें कि जो प्रोडक्टिविटी है वो बेस्ट होनी चाहिए, पर यूनिट आउटपुट बहुत अच्छे से अच्छा होना चाहिए। इसके बारे में बात की गई है। एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स पे किया जाए। एग्रीकल्चर के बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, CSIR साइंस के लिए बना हुआ है। एग्रीकल्चर के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें इनोवेशन करते रहते हैं। सॉइल हेल्थ का अब तो बहुत योजनाएं आ गई हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया हुआ है, इरिगेशन की योजनाएं हैं और एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है कुसुम स्कीम, है ना। कुसुम स्कीम के बारे में आप पता करिएगा, बहुत यूज़फुल स्कीम है कुसुम स्कीम। इसमें किसानों को सोलर वाटर पंप दे दिए जाते हैं और बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है, इससे किसानों को विशेष फ़ायदा है। तो ये सब क्या है, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने का तरीका है। सोलर पावर, सोलर एनर्जी एक नई एनर्जी है और कुसुम योजना बहुत अच्छी योजना है सरकार की, किसानों को इससे विशेष फ़ायदा होता है, वो आप देख सकते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड है और नीम कोटेड यूरिया वगैरह है। ये क्या है, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने की बात है ताकि हमारा पर्यावरण भी बना रहे और एग्रीकल्चर भी उपज ज़्यादा से ज़्यादा होने लगे। इरिगेशन सिस्टम्स डेवलप किए। इसी में जो सबसे बड़ा हमारा प्रोग्राम चला था वो था ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसमें हमने हाई यील्ड वैरायटी सीड्स लिए थे, इरिगेशन को इम्प्रूव किया, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया, 3 इनपुट दिए और उपज दुगनी तिगनी होने लगी, उपज बढ़ने लगी। इससे एग्रीकल्चर को बड़ा फ़ायदा हुआ था। लेकिन ये नदियों के क्षेत्र की बात थी, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी इससे बहुत फ़ायदा उठा ले गए, लेकिन इससे इतना ज़्यादा इसमें पानी और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हुआ कि पंजाब तो कैंसर कैपिटल ऑफ इंडिया बन गया और वहाँ की जो फसलें वगैरह हैं उनमें फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा हो गया तो सॉइल डिस्ट्रॉय होने लगा और पानी इतना ज़्यादा निकाल लिया गया वहाँ से, इतनी ज़्यादा उपज की गई कि अब वाटर एज ए होल इंडिया में स्केर्स होने लगा है, वाटर की स्केर्सिटी होने लगी है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का ये नेगेटिव इफेक्ट होने लगा। वैसे आप जानते ही हैं MS स्वामीनाथन इज कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया।
He is called the father of green revolution in India. Dr. M.S. Swaminathan, a very well-known name in the field of agricultural research. तो ये आर्टिकल 48 ये सलाह देता है। साथ साथ ये भी कहता है आर्टिकल, कैटल का प्रिजर्वेशन हो और जहां तक हो सके कैटल का स्लॉटर रोका जाए। जितनी भी कैटल है जो मेंशन है इस आर्टिकल में, उनका स्लॉटर रोका जाए और कैटल का प्रिजर्वेशन हो। मतलब ये है कि जो हमारे पशु हैं वो हमारा धन है, पशुधन है। तो पशु हमारा धन है, तो पशुओं का स्लॉटर है, उनको जो मारना है वो जहां तक हो सके रोका जाए, क्योंकि वो हमारा पशुधन हुआ करते हैं। इकोनॉमिक एंगल से यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ कोई रिलीजियस एंगल नहीं हुआ करता है। स्लॉटर रोका जाए क्योंकि पशु धन हुआ करता है, और हम यहाँ पर किसानों की बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल 48 साफ साफ एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की बात करता है, और बिना एग्रीकल्चर, बिना पशुओं के एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। जो शिक्षा, जिससे जो व्यवस्था है उसमें देखा जाता है, और एनिमल हस्बेंड्री एक बहुत बड़ा साधन है लोगों के जीवन यापन का। तो पशुओं का घन ना हो, पशु मारे ना जाएं। आर्टिकल 48 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जुड़ा, और यहां पर यह कहा गया स्टेट शुड प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। अब ये कितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है आर्टिकल 48 कैपिटल ए। आर्टिकल 21 भी कहता है कि राइट टू एनवायरनमेंट इज, राइट टू लिवेबल एनवायरनमेंट इज इक्वल टू राइट टू लाइफ। मैंने आपको बताया था कि राइट टू लिवेबल एनवायरनमेंट इज इक्वल टू राइट टू लाइफ। कई सारे केसेस है दिवाली पे पटाखे नहीं चलेंगे, 10 बजे के बाद पटाखे नहीं चलेंगे, जहां तक हो सके ग्रीन पटाखे चलाए जाए, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, स्टेबल बर्निंग ना की जाए। तो आर्टिकल 21 एनवायरनमेंट की बात करता है, वो एक इंटरप्रिटेशन के तौर पे करता है, साफ साफ लिखा हुआ नहीं है। यहाँ ये आर्टिकल 48 कैपिटल ए कहता है स्टेट ये कोशिश करे, एक्शंस ले कि इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन हो, वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन हो, फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो आप इसमें तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। अभी COP 26 हुई है, जिसमें भारत ने कहा है कि हम 2070 तक न्यूट्रलिटी ले आएंगे, और हम कई सारे एफॉरेस्टेशन करते हैं और रिफॉरेस्टेशन करते हैं, रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट करते हैं, ताकि फॉरेस्ट का डेंसिटी बढ़ा दी जाए, जिससे फॉरेस्ट बढ़ेंगे तो फिर जो वाटर साइकिल है वो भी इंप्रूव होगी, और जो कार्बन सिंक है वो भी इंप्रूव होगा, और कार्बन सिंक इंप्रूव होगा तो जो पॉल्यूशन है वो कम होने लगेगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होने लगेगी। और एक स्टडी में ये कहा गया कि जो हम आर्टिफिशियल फॉरेस्टिंग करते हैं, फॉरेस्टेशन, उससे अच्छा है कि जो फॉरेस्ट हैं उन्हीं को और इम्प्रूव कराया जाए, रीजनरेट कराया जाए, क्योंकि जो रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट है, रिफॉरेस्टेशन है, ये जो है कार्बन सिंक अच्छा काम करता है, बजाय इसके कि हम नए नए पेड़ और जगह लगाएं। करना ये भी है, लेकिन दिस पर्टिकुलर दिस थिंग प्लांटेशन इतना कार्बन सिंक अच्छा तरीके से काम नहीं करेगा जितना अच्छा काम रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट करता है। वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन हो, आपको पता ही है, बहुत सारी योजनाएं चला करती हैं, चाहे वो एलिफेंट के बारे में हो, एलिफेंट का पैसेज दिया जाए ताकि वो बिजली के तारों से या ट्रेनों से कट ना जाएं, टाइगर के लिए, और जितनी भी वनरेबल स्पेशीज़ वगैरह है उनको बचाया जाए, ये ख़त्म होती जा रही हैं। वल्चर ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि डाइक्लोफिनेक नाम का जो वो कार्केस खाती हैं, मरी हुई डेड बॉडीज़ खाते हैं, उसमें वो जानवरों की, उसमें वो डाइक्लोफिनेक नाम का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे जो दूध वगैरह है पशुओं का वो ज़्यादा निकल आता है। अल्टीमेटली वो पास ऑन हो जाता है वल्चर्स को, और वल्चर्स की डेथ होने लगती है, वो पैरिश होने लगते हैं। इस तरीके से IUCN की जो लिस्ट बनी हुई है, जिसमें वनरेबल स्पीशीज़ की बात कर देते हैं, तो बहुत सारी योजनाएँ हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 हैं, ये जितने भी हैं ये सब इस दिशा में काम होता है, जो आर्टिकल 48A के तहत हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। आप कभी भी रूल्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, आप कभी भी जब भी कहीं बात करें, आंसर लिखें या इंटरव्यू दें या कुछ भी करें, 48 आर्टिकल 48A को देखेंगे आप, तो देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ये करंट अफेयर्स में इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका इंटरप्रिटेशन रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल्स हुआ करते हैं। तो 48 and 48A आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। ऐसे ही आर्टिकल 40 मैंने आपको बताया, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 48 कैपिटल A, और एक फंडामेंटल ड्यूटी भी आपको बताऊंगा आगे। ये तीनों साफ साफ कहते हैं कि इन्वायरमेंट के लिए हमें काफ़ी काम करना है, अपने पर्यावरण को हमें बचाना है, अपनी अर्थ को सेव
करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगले वीडियो में हम ये पार्ट 4 को ख़त्म करेंगे और फिर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाएंगे, दैट इज़ द गवर्नमेंट सिस्टम। जो भारत का सरकारी तंत्र है उस पर आ जाएंगे और अच्छी अच्छी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।